जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भारत में परिवहन के अंतिम टॉपिक पर बात कर रहे हैं और जिसका नाम है जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट पर हम बात करने जा रहे हैं। हम हर जगह घूम आए और आज घूमते हैं अपने पानी में। तो पानी में घूमने के लिए हमें चाहिएगी नदियां, नहरें और समुद्र तट चाहिएंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यही पढ़ने की कोशिश करते हैं भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न भी कैसे आते हैं। तो इसमें पहला प्यारा प्रश्न यही बनता है कि भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है और क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, परिवहन का सबसे सस्ता और टिकाऊ साधन है वो है जल परिवहन। और अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले भी क्यों, कारण दीजिए, तो हमें इस परिवहन के लाभ बताने हैं। तो यहां इस प्रश्न के रूप में अगर आ जाता है तो उसके आंसर की बात कर लेते हैं भी जल परिवहन है वो सबसे सस्ता साधन है क्योंकि इस मार्ग के निर्माण और रख रखाव यानी मेंटेनेंस, निर्माण और रख रखाव की समस्या नहीं आती है। एक तो ये फायदा रहा। दूसरा है इससे भारी भरकम सामान का सुरक्षित परिवहन होता है। भारी भरकम जो सामान है उसको सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में भी ये परिवहन है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो समझ गए होंगे भी ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, अच्छा साधन है। क्यों, इसकी बात हम कर चुके हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन काल में जो भारतीय सामुद्रिक जो मार्ग होते थे उन पर जो चोल राजा है, चोल साम्राज्य जो रहा था, चोल राजाओं का है वो एकाधिकार भी रहा था। इतिहास के विद्यार्थियों ने अवश्य इस बात को पढ़ा होगा। और भारत जो है वो व्यापारिक जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वां स्थान है वो अपना रखता है। और ये एक बड़ा प्रश्न भी बनता है बोर्ड परीक्षा में, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जल मार्गों को समझाइए। 4 नंबर का प्रश्न बन के आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, भारत के जल मार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। भारत के जल मार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन में हम नदियों और नहरों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देते हैं और महासागरीय जल परिवहन में हम समुद्र की सहायता लेते हैं, महासागर की सहायता है वो लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, भारत में जल मार्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक और दूसरा है महासागरीय। अब एक एक करके इनको अपने को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक जल परिवहन पर। तो आप अच्छे से समझिएगा इस चीज को भी। भारत के अंदर 14,500 किलोमीटर, आपके सिलेबस के अनुसार ही बात करूंगा, भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जिसमें नदियों और नहरों का योगदान है वो सर्वाधिक है। और सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग है वो किस राज्य में है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्रमशः बात कर लेते हैं, यानी सबसे ज्यादा कहां और फिर उसके बाद कम कहां। तो सर्वाधिक आंतरिक जल मार्ग क्रमशः नंबर 1 आता है यूपी में है, दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, फिर है आसाम, फिर है केरल, फिर है बिहार और फिर है उड़ीसा। तो यूपी, बंगाल, आंध्र प्रदेश, आसाम, केरल, बिहार, उड़ीसा ये वो स्टेट है जहां पर सबसे अधिक आंतरिक जलमार्ग है वो अपनाया जाता है। अब इन 2 तथ्यों के बाद अब हम बात करते हैं भी देश के अंदर जो ये आंतरिक जो जलमार्ग है उनके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी रहती है। तो देखिएगा, बहुत प्यारा 1 नंबर का प्रश्न भी यहां पर निकल के आएगा। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे हमने सड़क परिवहन में नेशनल हाईवे पढ़ा था, यहां पर हम नेशनल
वाटरवेज पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास हेतु एक इंस्टीट्यूट बना, भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण। भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण की बात हम यहां पर कर रहे हैं। इसको आप अच्छे से समझना है। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था? 27 अक्टूबर 1986 को। तो यहां पर दो प्रश्न बन गए कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु किस इंस्टीट्यूट का जो गठन है वो किया गया? तो भारतीय आंतरिक या भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन किया गया। दूसरा बन गया प्रश्न कि भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 27 अक्टूबर 1986 को इसका गठन किया गया, बनाया गया इस इंस्टीट्यूट को। उसके बाद आता है भी हमने नदियों और नहरों में जो जलमार्गों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या किया, इन नदियों में स्थायी यानी परमानेंट जलमार्ग विकसित करने के लिए भारत सरकार ने 6 महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज घोषित किया। ध्यान दीजिए, 6 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए भारत सरकार ने। अब हम उन 6 मार्गों की यहां पर बात करने जा रहे हैं। वो मार्ग कौन से हैं, आपको उनका नाम भी याद रखना है। ये 2 नंबर का प्रश्न निकल के भी आ सकता है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग, ध्यान दीजिएगा परीक्षा में गलती मत कर लेना, वो जल मार्ग और कहीं महामार्ग, महामार्ग शब्द इस्तेमाल होता है सड़क परिवहन में, और जल मार्ग है, समझ गए, पानी लिखा है तो जल परिवहन का है। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए गए हैं। जो 6 जलमार्ग आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं, मैं उन्हीं की यहां पर बात करूंगा। हालांकि वास्तविकता में जो 3 मार्ग है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो एक में ही शामिल हैं, लेकिन अभी हम उस पर ज्यादा बात नहीं करके आपके पाठ्यक्रम में जो बात दी गई है सिर्फ उसी पर बात मैं यहां पर करूंगा। तो 6 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गंगा नदी में। गंगा नदी में कहां से कहां? हल्दिया से इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, हल्दिया से इलाहाबाद। ध्यान दीजिए, गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद तक है और जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जिसे नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की संज्ञा जिसको दी गई है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से लेकर सादिया तक, धुबरी से लेकर सादिया तक का जो जलमार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर है। इसे नेशनल वाटरवेज सेकंड है वो बनाया गया है। उसके बाद बात करें केरल राज्य की, हम बात कर लेते हैं। केरल में पश्चिमी तट नहर में, केरल के पश्चिमी तट नहर में कोल्लम से कोट्टापुरम, ध्यान दीजिए, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। और केरल में ही और है चंपाकारा नहर है, केरल में ही चंपाकारा नहर है और उसके अंदर है 14 किलोमीटर की लंबाई। और केरल में एक है उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल नहर में जो आपके सिलेबस में दी गई है लंबाई वो 22 किलोमीटर है आरबीएससी में, और जबकि एनसीईआरटी में ये लंबाई है वो 23 किलोमीटर दी गई है। तो वैसे देखें तो जैसे मैंने कहा ये तीनों एक ही हैं, 3 में ही आते हैं, लेकिन जब आपके सिलेबस के अनुसार ही बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने इनको नाम ही दे दिया 1 2 3 4 5 6। आपको तो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तैयारी करनी है तो इसी तरीके से आप कर लीजिए। तो एक गंगा नदी में हो गया हल्दिया से इलाहाबाद 1620 किलोमीटर, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सादिया तक का मार्ग है, लंबाई है 891 किलोमीटर। फिर 3 अपने केरल वाले हैं, एक तो है कोल्लम से कोट्टापुरम 168 किलोमीटर, एक है फिर चंपाकारा नहर वाला 14 किलोमीटर, और एक है उद्योग मंडल नहर वाला जो मार्ग है वो है 22 किलोमीटर। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग में आते हैं। उसके बाद अंतिम बात करें आसाम में, तो वो है भागा से लखीपुर।
भागा से लखीपुर की बात की गई है। आपके यहां दूरी नहीं दी गई, लेकिन शायद लगभग 120-21 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। तो असम में भागा से लखीपुर। तो ये जो हमारे जल मार्ग है, भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है और इनके रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय आंतरिक जल प्राधिकरण की है, जिसका गठन 27 अक्टूबर 1986 को किया गया। सरकार और भी प्रयासरत है इसके लिए, और सरकार चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है भी इसे और मजबूत किया जाए। तो केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग विधेयक 2015 भी पारित कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने इन मार्गों को और मजबूती प्रदान करने के लिए और राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग विधेयक है वो संसद में पास कर लिया गया है। कब किया? 2015 में। तो इन राष्ट्रीय जल मार्गों के मजबूती के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग विधेयक केंद्र सरकार ने कब पारित किया? 2015 में पारित किया। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न तो बनता ही है इस टॉपिक में, साथ में कुछ जो छोटे छोटे प्रश्न जो बन रहे हैं उसकी बात भी मैं आपके सामने कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे भी इस आंतरिक जल परिवहन है, इसके लाभ क्या हैं, हानियां क्या है, उस पर अब हम बात करेंगे। अब बात करते हैं अपने आंतरिक जल परिवहन के लाभ। हमने टॉपिक के शुरू में एक बात कही थी आपको भी, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है और क्यों। उसमें मैंने कहा था भी जल परिवहन ही सबसे सस्ता साधन है और इसके क्यों पर बात की थी, और ये भी कहा था यानी इस परिवहन के जो लाभ है उनकी बात इसके अंदर लिखनी होती है। तो यानी उसी तथ्य से ये बात है वापस जुड़ जाती है। और बात करते हैं आंतरिक जल परिवहन के लाभ। पहला है ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। दूसरा, इसके निर्माण और रख रखाव पर खर्च है वो नहीं होता है। कोई सड़क तो बनानी नहीं है, पानी पर चलना है भाई, जलयान या नौकायान चलते रहेंगे। और भारी सामान को सुरक्षित परिवहन होता है, यानी भारी सामान को इस परिवहन के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकता है। इससे प्रदूषण है वो बहुत कम होता है और ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा की बचत होती है इससे। और जैसे बारिश में आपको पता है, जैसे विशेषकर पूर्वोत्तर के अंदर है वो सड़क मार्ग है, वो रेल मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाते हैं, जबकि इस मार्ग में ऐसी कोई ज़्यादा जो समस्या है वो नहीं आती है। तो यानी वर्षा काल में पूर्वोत्तर में सड़क और रेल मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसी समस्या इसके अंदर नहीं आती। एक लाभ वो भी हो सकता है। अब अगले टॉपिक पर बात करें इसी के अंदर भी, आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधाएं कौन सी आती है, क्या समस्याएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज बताऊं भी, इस पर यह टॉपिक क्यों जरूरी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि सड़क के बाद जैसे जैसे रेल मार्गों का विकास होता गया तो जो आंतरिक जल परिवहन है वो कम होने लगा है, किंतु इसके विकास की बहुत अपार संभावनाएं हैं वो भारत में उपलब्ध है। तो इसके विकास में हम क्या मानते हैं भी, जल परिवहन के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, विशेषकर आंतरिक जल परिवहन के विकास में। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, वो सीधा पूछ ले चाहे घुमा फिरा के पूछ ले, आपको ये पता होना चाहिए भी विकास में प्रॉब्लम क्या आ सकती है। पहला है इसके अंतर्गत नदियों का मौसमी होना। भाई बारिश के मौसम में नदियां सही चलेगी, कई बार तो ये हालत होती है बारिश नहीं होती, नदियां सूख गई, जल स्तर है वो बहुत कम हो गया, तो कहाँ चलाएंगे जलयान। तो यानी इसके विकास में पहली सबसे बड़ी बाधा है वो है नदियों का मौसमी होना। दूसरा है जल स्तर में परिवर्तन, कभी तो खूब पानी आ जाता है और कभी पानी का लेवल बहुत कम है वो हो जाता है। तीसरा है जलप्रपात यानी झरने। जलप्रपात है, अचानक पानी चल रहा है और अचानक जलप्रपात हो रहा है, झरना बन रहा है, तो भाई जलयान कैसे चलेंगे। कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी करनी है भी, यहाँ कोई ज़बरदस्त सीन है वो यहाँ पर फिल्मा ले,
तो इसमें ये जलप्रपात भी एक समस्या है। अवसाद की, अवसाद मतलब मिट्टी जो है वो गारा जिसको बोलते हैं, वो आपको पता है पेंदे में इकट्ठा होता रहता है और उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जो जलयानों के चलने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो अवसाद की अधिकता भी ये एक बड़ी समस्या है। और अगली समस्या पर बात करें तो आपको पता है नदियों से हम नहरें निकाल लेते हैं, किसके लिए? खेतों में सिंचाई करने के लिए या पेयजल के लिए हम नहर निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होगा, जब नदी का पानी नहरों में बंट जाएगा तो उसका वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, ये भी एक समस्या है। तो नदियों से सिंचाई की नहरें निकालने से जल की है कमी आना, ये भी एक समस्या है। और अंत में बात करें तो तटीय क्षेत्र है, क्योंकि समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, समुद्र का पानी खारा होता है, लवणीय है, तो तटीय क्षेत्रों की नदियों का लवणीय होना भी इनके लिए बड़ी समस्या है वो क्रिएट करता है। तो ये था आंतरिक जल परिवहन क्या है, किस प्रकार से डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुआ, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, आंतरिक जल परिवहन के लाभ क्या हैं, इसके विकास में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है। इन टॉपिकों के माध्यम से हमने पूरे वाटर ट्रांसपोर्ट को, इनलैंड जो आंतरिक जल परिवहन है उसको अच्छे से समझा है। अब बात करते हैं हम भारत में जल मार्गों के वर्गीकरण में। हमने कहा था भी ये दो भाग हैं, आंतरिक जल परिवहन और दूसरा कहा था हमने महासागरीय जल परिवहन। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर महासागरीय जल परिवहन पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं उस जगह को क्या कहते हैं जहां से जलयान चलते हैं, माल उतरता है या चढ़ाया जाता है। जैसे सड़क परिवहन में हम बस स्टैंड की बात कर लेते हैं, रेलवे में हम रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं, हवाई जहाज़ में हम एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जल परिवहन में उस जगह को, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। उस जगह को कहा जाता है बंदरगाह, या जिसे दूसरा नाम पत्तन भी बोलते हैं, इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ही समझते हैं एक नंबर के हिसाब से भी, बंदरगाह या पत्तन किसे कहते हैं। तो समझिए इसकी परिभाषा को, जो मैंने कह दिया आपको, समुद्र या नदी के किनारे का, समुद्र या नदी के किनारे का वह स्थान जहां जहाज से माल उतारने व चढ़ाने की सुविधा होती है उसे बंदरगाह कहा जाता है। समुद्र या नदी का किनारे का वह स्थान जहां जहाज से माल उतारने और चढ़ाने की सुविधा होती है उसे बंदरगाह कहा जाता है। और अब आपको बात करें, हम महासागर की बात कर रहे हैं, तो हमें मोटा मोटा ये आइडिया होना चाहिए भी भारत की कितनी किलोमीटर जो सीमा है वो समुद्र तटीय है। इस प्रकार से जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो हमें पता है ये जो सारा इलाका है यहाँ पर महासागर है, हिंद महासागर, तो ये, और इधर अंडमान निकोबार की अगर दूरी लंबाई है वो नापें तो वो है लगभग 7,517 किलोमीटर। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है, जिसके ऊपर 13 बहुत अच्छा प्रश्न है ये, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। ध्यान दीजिए, इंडिया में कितने प्रमुख बंदरगाह या पत्तन है, तो वो 13 है। और हमें पता है भी इनके रख रखाव की जिम्मेदारी है वो भारत सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। इन 13 प्रमुख बंदरगाहों की अगर बात करूं भी, आपको ये पता होना चाहिए वो कहां पर है, किस राज्य में है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है मानचित्र का प्रश्न आना है, और मानचित्र की वैल्यू इस बार काफी अधिक है आपके बोर्ड पेपर के अंदर। तो इन 13 प्रमुख बंदरगाह की लोकेशन आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, और इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, और उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया है। तो उन 13 प्रमुख बंदरगाहों की लोकेशन का भी आप खाली मानचित्र के ऊपर अवश्य अभ्यास है वो कर लीजिएगा भी, वो 13 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। यहां मैं नाम आपको जरूर बता देता हूं वो 13 प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं। तो अगर मैं मानचित्र के हिसाब से बात करूं तो इधर से स्टार्ट करें तो आपको पता है यहाँ हमारा गुजरात स्टेट है, और यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। तो कांडला है गुजरात के अंदर, मुंबई है
महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू है, जिसका पुराना नाम है वो न्यू मुंबई था, महाराष्ट्र में है। चौथे की बात करूं तो मारम गोवा है, गोवा में। पांचवें की बात करूं तो न्यू मंगलोर है, कर्नाटक में। छठा है कोची या कोचीन कह लो, केरल के अंदर है। सातवां आपका तूतीकोरन आता है, तमिलनाडु में। आठवां चेन्नई है, वो भी तमिलनाडु में। नौवां एन्नोर है, चेन्नई के पास ही है। उसके बाद 10वां विशाखापट्टनम आ जाता है आगे। 11वां है पाराद्वीप, आपका ओडिशा में आ जाता है। 12वां है वो हल्दिया और कोलकाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हल्दिया है और अंदर जाके कोलकाता है, कोलकाता अंदर की साइड में, वहां तक नहर बनाकर उसको मार्ग है वो बना लिया गया है। तो हल्दिया कोलकाता है, वो 12वां हो गया। और 13वां जो आपका बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर, इधर अंडोमान निकोबार के अंदर। 13 आपके प्रमुख बंदरगाह है। और पोर्ट ब्लेयर अंडोमान निकोबार वाला जो बंदरगाह है वो प्रमुख बंदरगाहों की श्रेणी में 2010 में शामिल किया गया है। तो ये 13 प्रमुख बंदरगाह है भारत में। पोर्ट जो हैं ये आप अच्छे से, इनका नाम भी पता होना चाहिए, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। और भी 13 प्रमुख बंदरगाह, आप अगर बड़ा प्रश्न आ रहा है तो उनके नाम लिख दीजिए। कुछ भूल जाते हो तो जितने याद हैं उनको आप यहाँ पर है वो शामिल कर सकते हो। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया है इसके मानचित्र वाला, उसको आप अवश्य से सुनिएगा और मानचित्र के ऊपर उसका अभ्यास है वो भी कीजिएगा। अब बात करें भी, ये जो प्रमुख बंदरगाह है इनसे लगभग 95% जो व्यापार है देश का, लगभग 95% जो व्यापार है, ट्रेड है, वो इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। हमने ये तो बात कर ली भी 13 प्रमुख है, इसके अलावा और भी बहुत से मध्यम और छोटे प्रकार के बंदरगाह हैं, वो भी भारत में हैं। तो देश में लगभग 200 अन्य मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं, वो भी हैं। उसके अलावा आपके छोटे प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान दीजिए वो मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, जो महाराष्ट्र स्टेट में आता है। और दूसरा प्रश्न अच्छा बनता है आपके सिलेबस के अनुसार, देश का यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो गहरे की बात पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा वो है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है और सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई वाला है। और ये हुई हमारे महासागरीय जल परिवहन की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें। और उसके अलावा एक सामान्य सी बात और है, इस पूरे सिस्टम के लिए एक कंपनी बनाई गई है, वो है भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड है, उसको भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न का खिताब दिया है। तो यानी भारत सरकार है वो मिनी, बड़ी, ये रत्नों वाली कंपनियों का दर्जा देती है उनके कार्य क्षेत्र के हिसाब से। तो 24 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड को मिनी रत्न का खिताब दिया है, एक पुरस्कार दिया है, यानी उस क्लब में इसको शामिल कर लिया गया है। और इस कंपनी के बेड़े में 84 पोत हैं, 84 बड़े बड़े जहाज हैं वो हैं जो इसके पास हैं। तो ये सामान्य जानकारी भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये था आज का अपना भारत में परिवहन का एक अंतिम टॉपिक, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट की आज हमने बात की है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे अच्छे तरीके से। और आज की इस वीडियो क्लास के साथ ही अपना थ्योरिकल पोर्शन है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमने भारत में परिवहन था उसमें हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन को अच्छे से अध्ययन है वो कर लिया है। और हमने साथ में मानचित्र की बातें भी की। और कुछ चीज़ें अगर जो मानचित्र संबंधी है, मैंने आपको कहा अलग से उसका ये सिलेबस एक बार अपना पूरा हो जाए, उसके बाद अलग से मानचित्र की सीरीज भी हम शुरू करेंगे। और हाँ, बंदरगाह वाला जो मानचित्र का वीडियो है वो आप अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आपको एक समझ लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बोर्ड में अक्सर हर 1 साल या 2 साल छोड़कर बंदरगाह वाली लोकेशन है वो अवश्य पूछी जाती है।
तो आप अच्छे से इस जो वीडियो को का वो अध्ययन है वो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे लाभान्वित हो रहे होंगे और मेरे साथ जुड़कर अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और स्माइल सेट के जो टेस्ट हैं वो भी आप दे रहे होंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं कहना चाहूँगा भी आप भी स्माइल सेट की जो हर संडे को जो टेस्ट होता है उसमें आप जुड़िएगा और अपनी तैयारी को एक पूर्णता है वो देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि पढ़ेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।